So students, you have studied the gaseous exchange in lungs, and after this we will discuss the gaseous exchange in the tissues. तो टिश्यूज के अंदर गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है? अब टिश्यूज के अंदर क्या होता है? यू कैन सी दिस इज द ब्लड कैपिलरीज. ओके, दिस इज द टिश्यू फ्लूइड. तो टिश्यूज के अंदर हम जो है स्टडी करेंगे गैसियस एक्सचेंज को. टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन जो है वो यूज्ड अप हो जाती है. ठीक है, तो टिश्यू फ्लूइड है उसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो यूज हो जाती है, और सेल के अंदर जो है प्रोडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का रेस्पिरेशन के थ्रू, सेल्यूलर रेस्पिरेशन. यू हैव स्टडीड ऑलरेडी. ग्लूकोज के ब्रेकडाउन जो होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, उसके थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है हियर. सो यहाँ पर टिश्यू के अंदर क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो जाती है. देन वी कंपेयर विद द ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जो है टिश्यूज के अंदर क्या होगी, ये लेस हो जाएगी. ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होगी. Hence, in the tissue, the concentration of oxygen is less than that of the capillaries. अब जब हम कैपिलरीज की बात करेंगे तो कैपिलरीज के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन विल बी मोर. यहाँ कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है. एंड CO2 when we see, तो CO2 का जो अमाउंट है कैपिलरीज में ब्लड के अंदर लेस है. सो नाउ यू कैन सी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो सेटअप हो रहा है. टिश्यूज के अंदर CO2 is more than the blood capillaries. तो ऐसे केस में क्या होगा, जो CO2 है it moves from the tissue cells to the blood capillaries. But when we see the amount of oxygen, it is opposite. In blood capillaries, more oxygen than the tissues. So the oxygen it moves from the blood capillaries to the tissue cells. सो इस तरीके से ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज होगी ब्लड कैपिलरी से टिश्यूज में, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज होगी फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज टू द ब्लड कैपिलरी. सो इन दिस मैनर exchange of gases takes place in between the that blood and the tissues. So this is about the gaseous exchange in the tissues. Now what happens to the breathing rate? Okay, in the different condition as per your syllabus we will see कि exercise जब हम करेंगे during exercise तो क्या होगा, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाती है. और नॉर्मली जो ब्रीदिंग रेट होती है वो होती है 15 to 18 टाइम्स पर मिनट. सो जो ब्रीदिंग रेट है वो कितना है, 15 to 18 टाइम्स पर मिनट ये ब्रीदिंग रेट है. लेकिन ये ब्रीदिंग रेट जो है वो अफेक्ट होता है अलग अलग कंडीशंस में, है ना. और फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीजेस इन दीज सर्कमस्टेंसेस, जैसे कि एक्सरसाइज करेंगे हम. सो ड्यूरिंग एंड इमीडिएटली आफ्टर एक्सरसाइज अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय द मसल्स, सो द ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस अप टू 20 to 25 per minute. Then we will see at the high altitude. So at high altitude where the concentration of oxygen is less in the atmosphere, okay, so it is relatively being lower, so the air we breathe in decreases in pressure, thus the person may feel air sickness. तो ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन जो है वो कम होती है जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, तो एयर जो हम ब्रीथ करते हैं उसका प्रेशर भी जो है वो डिक्रीज हो जाता है. सो द पर्सन मे फील एयर सिकनेस and unsteady vision का loss of hearing, lack of muscular contraction, ये सारे symptoms होते हैं high altitude पर breathing rate के कम होने से. And when the circulation is not delivering oxygen to the tissues efficiently, तो coronary heart disease का भी problem होता है. तो ये high altitude पर जो है problems होती हैं. कुछ और conditions होती हैं जैसे emphysema. एम्फीसेमा के अंदर क्या होता है, जो स्मोकर्स होते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, उन इंडिविजुअल्स के लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई है वो जो है वो उसकी सेल्स ब्रेक डाउन होकर के जो है अबनॉर्मल हो जाती है. और इस एल्वियोलाई के अबनॉर्मल होने के कारण जो गैसियस एक्सचेंज का एरिया है वो रिड्यूस हो जाता है. And because of this the heart has to pump more blood which may lead to heart attack. और ये जो कंडीशन है जो स्मोकर्स में होती है एल्वियोलाई के डैमेज होने से ब्रीदिंग का प्रॉब्लम, ब्रीदिंग रेट जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है क्योंकि लेस जो है ऑक्सीजन का सप्लाई होता है और हार्ट को बहुत
ब्लड पंप करना पड़ता है. दिस कंडीशन इज नोन एज द एम्फीसेमा. नेक्स्ट एक कंडीशन और हम स्टडी करेंगे, हाइपोक्सिया. हाइपोक्सिया में क्या होता है, देर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन रीचिंग द टिश्यू, मतलब टिश्यू तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है. सच अ कंडीशन रिजल्ट्स व्हेन अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन इज लिमिटेड. तो ये जो है हाई एल्टीट्यूड के समय भी हो सकता है, जहां पे कि ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है हाई एल्टीट्यूड पर, तो ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज तक नहीं पहुंच पाती हैं एट हाई एल्टीट्यूड. एज वेल एज हम क्राउडेड प्लेस पर अगर हो, और अगर रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो, पुअर वेंटिलेशन हो, तो ऐसे केसेस में ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज तक नहीं पहुंचती है. दैट इज नोन एज हाइपोक्सिया. नेक्स्ट कंडीशन इज एक्सफिक्सिएशन. एक्सफिक्सिएशन क्यों होती है? इट इज ड्यू टू स्ट्रैंगुलेशन, ड्राउनिंग, ब्लॉकिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ही अगर ब्लॉक हो जाएगा तो हाउ द एयर कैन एंटर इनटू इट. तो इसके कारण जो है जब एयर नहीं पहुंच पाएगी, देन दिस कंडीशन यूजुअली लीड टू द डेथ ऑफ द सफरर. सो ये जो है वो एस्फिक्सिएशन है, जो ड्राउनिंग के कारण जब ब्लॉकेज हो जाए रेस्पिरेटरी सिस्टम का. So these are the means effect on the breathing rate in different conditions. And now we will see the lung capacities. So lung capacities, we will see the various terms here. Fine. The tidal volume, residual volume, inspiratory reserve volume, expiratory reserve volume. These all we are going to study. Then we will see it with the different definitions here. कि tidal volume क्या होता है? तो टाइडल वॉल्यूम जो है, दिस इज टर्म्ड एज टीवी, एंड दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ एयर ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. मतलब कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एंटर कर रहा है और लीव कर रहा है लंग्स को ड्यूरिंग अ सिंगल ब्रीद, ये टाइडल वॉल्यूम होता है. टाइडल वॉल्यूम इज नियर अबाउट 500 ml. इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? IRV. हियर एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी मैक्सिमली इंस्पायर्ड ओवर एंड अबव द टिपिकल रेस्टिंग टाइडल वॉल्यूम. और वी कैन से कि जो एयर बच जाती है लंग्स में इवन आफ्टर अ फोर्सफुल ब्रीदिंग आउट, दिस इज नोन एज द रेसिडुअल वॉल्यूम. सो फोर्सफुल ब्रीद आउट करने के बाद भी जो एयर बचती है, दैट इज द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. Then it is being the that 3000 ml here. No, this is the residual volume. इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? एक्स्ट्रा वॉल्यूम है, ये बचा हुआ नहीं. जो बचा हुआ है वो तो रेसिडुअल वॉल्यूम है. ओके, सॉरी, देयर वाज अ मिस्टेक इन रीडिंग. ये रेसिडुअल वॉल्यूम है, जो मैंने आपको पहले डेफिनेशन बताई. जो एयर रिमेनिंग है लंग्स में मैक्सिमम एक्सपायरेशन के बाद, वो है रेसिडुअल वॉल्यूम, जो कि 200 ml होता है. और इंस्पायरेटरी के अंदर क्या होता है? मैक्सिमम एयर जो ब्रीद इन कर सकते हैं फोर्सिबली above the tidal volume, वो होती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. एंड दिस इज 3000 ml. ये होती है 3000 ml होती है. देन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देखते हैं हम. एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? द एयर दैट कैन बी ब्रीद आउट forcibly after even ordinary or normal expiration. This is supplemented air also, और इसको ERV भी कहते हैं. So extra volume of air that can be actively expired by maximal contraction beyond the normal volume, और इसकी जो वैल्यू होती है, this is 1000 ml. नेक्स्ट जो है वो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड एट द एंड ऑफ द नॉर्मल क्वाइट एक्सपायरेशन, जिसको हम कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. एंड दिस इज the value 3500 is the value of the inspiratory capacity. Fine. So next we will see some more definition given in your book also. Dead air spaces होते हैं, air remaining in the respiratory passage, वो dead air spaces होते हैं. Then alveolar air होती है, it is the tidal air in the alveoli, it is about 350 ml. Then the vital capacity हम यहाँ पे देखते हैं. There are many definitions, but the definitions in the syllabus I am discussing. तो ये vital capacity है, the maximum volume of air a person can breathe in after a forced expiration. तो this is the vital capacity. forced expiration के समय कितना जो है वॉल्यूम वो आउट होता है. ठीक है, तो ये vital capacity है. मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी टेकन इन एंड टेकन आउट, दोनों, मतलब मैक्सिमम इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, इसको कहते हैं वाइटल कैपेसिटी, और इसकी वैल्यू होती है 4500. फाइन. एंड लास्ट वी विल सी टोटल लंग कैपेसिटी. तो टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है?
total volume of air accommodated in the lungs at the end of forced inspiration. मतलब maximum air that can be contained in both the lungs of a normal person at any time, ये total lung capacity होती है, and this is equal to 6000 ml. We are getting it by adding the vital capacity and the residual air, दोनों को add करेंगे तो इसकी जो value होती है वो होती है 6000 ml total. So these are the volumes and the capacities. We have discussed already all these: residual volume also, expiratory reserve volume also, inspiratory reserve volume. All these I have discussed in the previous: inspiratory capacity, expiratory capacity. Right? So these you learn from the book there, and learn only the definitions and their volume. And here the differences between expired air and inspired air given on the page number 165 in your book, that you see, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर होगा कि जो इंस्पायरेटरी एयर है उसके अंदर ऑक्सीजन कंपेरेटिवली ज्यादा होगी देन द एक्सपायर्ड एयर, और कार्बन डाइऑक्साइड अपोजिट होगा, जो इंस्पायर्ड एयर होगी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेस होगी देन द एक्सपायर्ड एयर, एक्सपायर्ड एयर में CO2 ज्यादा होगा. तो ये डिफरेंसेस होंगे. रिमेनिंग गैसेस का अमाउंट सेम रहेगा, वेदर इट इज नाइट्रोजन, इनर्ट गैसेस, इनका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, तो जितना इनहेल होती है उतना ये एक्सेल होती है, तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा. Then some experiments of breathing and respiration not given in your syllabus. In your theory, that one of the experiment given which is showing the movement of diaphragm during the breathing, so that portion will be explained in the practical part. And we have completed the portion. Solve the back exercises and ask your doubts.